हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो क्षमा चाहते हैं भाई, आपको एक दिन बीच में क्लास नहीं आई। आपको भी पता है ये जो नेट का इशू था, इस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो सकी, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं आपसे। सर्विस क्लास तो हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन नेट के इशू की वजह से, आपको पता है नेट कैसा चल रहा है सभी में, तो नेट के इशू की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, इस वजह से अब तक क्लास नहीं पहुंची। बाकी कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है जी, है ना। आप इसको डबल फटाफट देख लेना जैसे भी हो। और इसीलिए मैंने इस क्लास को बिल्कुल ही छोटा सा रखा है, छोटा सा टॉपिक करवाया है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। इसमें 2-4 क्वेश्चन बनेंगे और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन गिरने हैं मैंने वही चीजें उठाई हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं मैंने वही चीजें उठाई है। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा था अपना अवर्त बीजों की आकारी की, जिसमें हमने जड़ पढ़ लिया था, तना पढ़ लिया था, पत्ती पढ़ ली थी, और पुष्प के भाग पढ़ लिए थे। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, पुमंग और जाया। आज अपने वहां पर अपने 2 शब्दों की बात की थी, बीजांड और अंडाशय की। तो जो बीजांड होता है, अपने आज बीजांड की रचना के बारे में देखेंगे, इसकी बीजांड की। ठीक है, तो इसका आप एक चीज बताता हूं, बीजांड जो होता है ना, बीजांड जो होता है वो करता क्या है? जैसे ही संपूर्ण पौधा विकसित होगा तो ये बीजांड आगे जाकर बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? बीज बनाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये डालता है कि बीज का निर्माण किस भाग से होता है, तो आप कहोगे बीजांड से, या पूछ लेगा बीजांड आगे विकसित होकर किस चीज को बनाता है, तो आप कहोगे बीज को। इस तरह से वो क्वेश्चन एग्जामिनर है जो डालता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, तो एग्जामिनर ना क्वेश्चन घुमा के डालता है। मतलब जो हमने चीजें करवाई है ना, कंसेप्ट यही होगा, बस लैंग्वेज को घुमाएगा, क्वेश्चंस को घुमाएगा। और आजकल आपको पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है वो कथन निष्कर्ष वाला चल रहा है। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि, क्योंकि मैं अभी आपको एक बार ये टॉपिक करवा रहा हूं, और कथन निष्कर्ष का जैसे भी अपना ये सिलेबस कवर होगा, जब अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसी के आधार पर मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन करवाने थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्रयास करेंगे आपको डिजिटल बोर्ड पे करवाने का। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बीजांड की संरचना या बीजांड की रचना एक ही बात है। तो बीजांड जो होता है वो एक अंडाकार आकृति होती है। क्या होती है जी? अंडाकार आकृति। नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, वो नहीं पूछेगा कैसी आकृति होती है, अंडाकार आकृति होती है, नहीं पूछेगा। ठीक है जी, बीजांड वृंत द्वारा, बीजांड आसन से संबंधित रहता है। जो बीजांड होता है ना, तो ये बीजांड वृंत द्वारा बीजांड आसन से संबंधित होता है। देखो इस तरह से कह रहा है कि ये बीजांड है, ये बीजांड वृंत हो गया, और ये बीजांड आसन से। इस प्रकार इसकी संरचना बनती है। बीजांड किस पर टिका होगा? बीजांड वृंत पर। और बीजांड वृंत किस पर टिका होगा? आपका बीजांड आसन पे। ठीक है, यहाँ पर इस पे कोई स्पेशल डायग्राम नहीं दिया, ये बीजांड हो गया, सिर्फ मैंने बनाया है। ये बीजांड वृंत हो गया और ये आपका बीजांड आसन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि बीजांड किस पर टिका हुआ है? बीजांड वृंत पे, और बीजांड वृंत आपका बीजांड आसन पे। नाम ही पता लग रहा है, वृंत का मतलब जैसे अपने पर्ण वृंत बताया था ना, पुष्प वृंत बताया था, वो डंठलनुमा संरचना। तो इसमें थोड़ी सी ये डंठलनुमा तो नहीं होगी, बस एक पतली संरचना होगी, डंठलनुमा नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए, बीजांड वृंत द्वारा बीजांड आसन से संबंधित होता है कौन? ये होता है आपका बीजांड। क्या होता है? बीजांड। ठीक है, लाइन मैंने शॉर्ट लिखी है लेकिन आपको समझा दी है। क्या कह रहा है कि बीजांड वृंत, बीजांड है ना, जो बीजांड है आपका वो बीजांड वृंत द्वारा, बीजांड वृंत द्वारा बीजांड आसन से संबंधित रहता है। ये मतलब है इस बात का, जो आपका बीजांड होता है वो बीजांड वृंत द्वारा बीजांड आसन से संबंधित होता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। जो इसमें एक भाग होता है हाइलम। क्या होता है? हाइलम। हाइलम जो होता है ना, वो क्या होता है? वो बीजांड और बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड और बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा होता है। ये कह रहा है कि जो बीजांड होता है वो बीजांड वृंत द्वारा किस नाम से जुड़ा होता है? देखो ये आपका बीजांड है और ये आपका है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, और ये है आपका बीजांड। ठीक है, ये 2 बातें समझ में आई। ये कह रहा है कि हाइलम क्या होता है? कौन? हाइलम। तो वो क्या होता है? बीजांड, बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड है ये आपका, ये इस बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा हो रहा है। तो इस जो जुड़ने वाला जो भाग है ना, उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सॉरी भाई, हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम क्या है कि बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है, उस संरचना को अपने हाइलम बोलते हैं। यहां से मुझे एक बात याद आ गई है,
तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपके साथ वो बात भी शेयर कर ही देता हूँ। चलिए, क्या बात है वो बता देता हूँ। तो इस बात का मतलब क्या है, ये लिखा है मैंने हाइलम, ध्यान देना प्यारे बच्चों, हाइलम। एक शब्द इसी के साथ मिलता जुलता है, हाइमन, 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 बस। इस दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है प्यारे बच्चों। ये जो हाइलम है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और ये जो हाइमन होता है ना, ये जो मादा जनन तंत्र होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र होता है। मादा जनन तंत्र के अंदर जो आपका ग्रीवा और योनि वाला भाग होता है ना, वहां पर ये एक हाइलम की झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइलम की एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जो लचीली होती है और पतली होती है। क्या होती है, लचीली और पतली होती है। ठीक है सर, ये हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन डाला था, थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने ना मतलब समाज से जोड़ दिया कि अगर किसी भी महिला के अंदर, या महिला ही होता है वैसे, या किसी मादा के अंदर अगर इस झिल्ली का फटा हुआ माना जाता है, तो वो उसकी वर्जिनिटी को बताता है। ठीक है, कि ये समाज का कहना है, साइंस इस बात को नहीं मानती है, कि अगर किसी महिला की ये हाइलम की, हाइलम नहीं है, हाइमन की जो झिल्ली अगर टूटी हो, तो पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। इस पे भी आपका साइंस का कंसेप्ट बताऊंगा अभी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हाइमन की झिल्ली होती है ना, वो साइंस में इसका मतलब क्या है, ये झिल्ली लचीली होती है और पतली होती है। ठीक है, ये पाई जाती है मादा जनन तंत्र के अंदर। हमारे जो समाज के अंदर या लोगों की जो अलग अलग थिंकिंग होती है, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात आ गई है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, बाकी इसका कोई अलग मतलब न निकाले। ठीक है, क्योंकि ये बात 12th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक जो आरबीएससी की बुक है, उसके चैप्टर नंबर 3 मानव जनन में साफ साफ लिखी हुई है कि जो हाइलम की अगर झिल्ली फटी होती है, तो आप किसी भी महिला के चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते। हमारे समाज में क्या होता है, अगर इस झिल्ली का जो टूटी हुई होती है, या ये झिल्ली फटी हुई मानी जाती है, तो उसको माना जाता है कि ये मतलब उसका चरित्र पर दाग लगाया जाता है। मतलब अगर किसी विवाह से पहले अगर ये चीज हो, ठीक है, बाकी आप समझदारों को ज्यादा शब्दों को समझने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ये झिल्ली फटी हुई न हो, तो उसको माना जाता है कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन साइंस इस बात को गलत इसलिए मानती है, क्यों मानती है, क्योंकि यह झिल्ली कई बार जो लड़कियां खिलाड़ी होती हैं, जैसे फुटबॉल खेलती हैं, साइकिल चलाती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, या हॉकी खेलती हैं, दौड़ मुक्केबाजी, मतलब जो लड़कियां ओलंपिक्स में, जो महिला या जो लड़कियां ओलंपिक्स में भाग लेती हैं, तो उनकी कई बार ये दबाव पड़ने से, कई बार दबाव पड़ने से झिल्ली पहले ही फट जाती है। तो ये जब झिल्ली पहली बार फटती है तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इस पर आप उस पर नहीं दाग लगा सकते। और कई बार ये झिल्ली बहुत बार भी दबाव पड़ने से नहीं फट पाती, बहुत बार भी अगर दबाव पड़ता है तो भी ये झिल्ली नहीं फट पाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये हाइलम से बात हाइलमन की जुड़ी आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। हाइलम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो आपका बीजवृंत हाइलम समझ आ गया। बीजवृंत आगे बढ़कर, जब बीजवृंत आगे बढ़ता है, तो यह आगे बढ़कर बीजांड से मिलता है। किससे मिलता है, बीजांड से मिलता है, अभी हमने मिलाया था, और एक स्थान बनाता है, एक जगह बनाता है, उस जगह को बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं उस जगह को, रेफे बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बीजांड का मुख्य भाग होता है, जो बीजांड का मुख्य, वैसे बीजांड के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग तो आवरण से ढका होता है जिसे बोलते हैं मुख्य भाग। क्या बोलते हैं, मुख्य भाग या बीजांड काय। बीजांड का मुख्य भाग, क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, बीजांड का मुख्य भाग क्या है, बीजांड का मुख्य भाग क्या है, तो आप बोलोगे बीजांड काय, बीजांड काय। अब नाम से ही पता लग रहा है कि बीजांड काय है, तो यानी कि किसी न किसी आवरण से ढका हुआ है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक अगर अंदर वाला, बाहर वाला भाग होता है वो ढका होता है, तो वो ढका होता है बाहरी अध्यावरण से, और अंदर वाला जो भाग होता है वो ढका होता है भीतरी अध्यावरण से। ठीक है, बाहरी और भीतरी, बाहर अंदर, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो भाग ढका हुआ नहीं होता, जो भाग ढका हुआ नहीं होता, वो होता है बीजांड का बीजीय द्वार। क्या होता है बीजांड का बीजीय द्वार। देखो बीजांड के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक ढका हुआ भाग होता है और एक
बिना ढका हुआ भाग होता है। जो ढका हुआ भाग होता है वो दो भागों से ढका होता है। बाहरी भाग जो उसका होता है वो बाहरी अध्यावरण, और जो भीतर वाला भाग होता है वो उसका होता है भीतरी अध्यावरण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में बोल रहा है कि जो बीजांड का वह भाग जो ढका हुआ नहीं है, बीजांड का वह भाग जो ढका हुआ नहीं है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीजीय द्वार। क्या कहलाता है? बीजीय द्वार। और इस बीजीय द्वार के एक विपरीत हिस्सा होता है, यानी कि इसके अपोजिट में एक हिस्सा होता है जिसको क्या बोलते हैं? कैलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाजा बोलते हैं। याद रहे तो ठीक, नहीं तो इतना ये आपको डायरेक्ट बातें याद रखनी और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, चलिए। बीजांड के अंदर पाया जाता है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश। क्या पाया जाता है? ध्यान से लिखना, भ्रूण कोश लिखा है यहाँ पे, कोश नहीं है, कोश। कोश का मतलब कमरा, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण का रहने वाला कमरा, है ना। तो ये जो भ्रूण कोश होता है इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं मादा युग्मक अंडाणु। क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। और अंडाणु आपको पता है कि मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। सीधी सी बात है, ये पुष्प का लैंगिक भाग है ना। तो परिपक्व होकर निषेचन के लिए तैयार रहता है। जो आपका भ्रूण है, जब अब आपको पता है भ्रूण कोश एक स्थान है जो किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। एक रफली डायग्राम रहती है, ये आपका बीजांड है, इसके अंदर पाए जा रहे हैं ये भ्रूण कोश, इसके अंदर पाए जा रहे हैं अंडाणु। क्या पाए जा रहे हैं? अंडाणु पाए जा रहे हैं। जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व का मतलब ये पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, तो ये निषेचन के लिए तैयार माना जाता है। यानी कि जैसे इस पर परागकण गिरेंगे तो ये निषेचित कर लेंगे, इसको परागकण निषेचित कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब पुष्प के कार्य क्या है? अब कई बोलेंगे पुष्प के कार्य सर रोज डे पे काम आता है ना। रोज डे पे भी काम आता है, शादी में भी काम आता है, और इसके अलावा जैसे जैसे दो मालाएं बनती हैं, एक तो वरमाला और एक फोटो पे चढ़ाने वाली माला। तो पुष्प हर जगह काम आते हैं। अपने को वो चीज नहीं ध्यान में रखनी कि पुष्प किस काम आते हैं, अपने को सिर्फ साइंस में बातें ध्यान रखनी है। तो पुष्प जो इसका मेन काम होता है ना, आपको पता है पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है अपने पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो पुष्प पौधे का लैंगिक भाग होता है, यानी कि जननांग भाग होता है, यानी कि जनन करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन के लिए, अब इस बात का क्या मतलब है सर? लैंगिक प्रजनन तो नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, तब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो, उसे ही लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। तो इसमें गलत क्या है? पौधे के अंदर नर भाग भी पुंकेसर होता है, मादा भाग भी आपको बता दिया। पुमंग और जायांग पौधे के अंदर दोनों पाए जा रहे हैं, तो वो सीधी सी बात है लैंगिक जनन करेंगे। और लैंगिक जनन करने के बाद वो फल और बीज का निर्माण करते हैं, फल और बीज का निर्माण करते हैं। पूछ लेगा कि पुष्प का क्या कार्य होता है, तो आप इतना ही कहोगे फल व बीज का निर्माण करना। पुष्प यानी कि फूल का क्या काम है? तो फल और बीज का निर्माण करना, और आपको कोई बातें ध्यान में नहीं रखनी। ये है आपकी बीजांड की संरचना। ठीक है, अब आपको दो चार एक्स्ट्रा बातें बता देता हूं जो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है वहां से, इसी टॉपिक में से है, लेकिन डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है। बहुत वो मतलब वो सोचता है कि ये चीजें तो बच्चे ने पढ़ी हैं, और एग्जामिनर वही चीज ढूंढता है जो आपने नहीं पढ़ी होती, वही चीज ढूंढता है जो आपने नहीं पढ़ी होती। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, और जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं पहले, ठीक है, वो बच्चे जानते हैं कि सर की साइंस और रीजनिंग ठीक ठाक है ना, क्योंकि मैं खुद की प्रशंसा खुद नहीं करता और वैसे खुद ही कर लेता हूँ, मतलब मेरी साइंस और रीजनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब साइंस के 25 क्वेश्चन थे तो फर्स्ट बार में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट बार में मैंने, यानी कि आप का पेपर करते हो तो पहले फटाफट पेपर देखते हो ना, मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे साइंस के। उसके बाद में 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो उसको मैंने थोड़ा सा 1 या 2 मिनट का समय दिया और सॉल्व कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग में भी यही हुआ, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आए थे, तो 30 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 3 मैंने डाउट में छोड़ दिया, बाद में उनको सॉल्व कर लिया, हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको करनी होती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और हाँ, आज मैंने ना एक चीज देखी थी सोशल मीडिया पे, शायद वो सही है नहीं है मुझे उसका नहीं ध्यान है, लेकिन वो एक चीज मैंने देखी थी और साइकोलॉजी के आधार पर वो सही मानी जाती है। अब कई बच्चे बोले कि सर पढ़ाओ ना, क्या फालतू बातें करें, कई बार काम आ जाती है। सुन लो, बात यह है कि जैसे ही आप पढ़ते हो तो कई बच्चों की आदत होती है कुछ ना कुछ चबाने की, तो उसने क्या बोला कि आप जब पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक च्युइंगम चबाओ। मैं वैसे नहीं कर रहा कि आप उसके अंदर डालो, नॉर्मली जिस मुझे जो लगाओ, अगर आप च्युइंगम चबाते हो, ठीक है, तो या आप पढ़ते टाइम कोई भी चीज चबाते हो, कई बच्चे इलायची होती है, च्युइंगम होती है, या चना होता है, वैसे कुछ चीजें होती हैं, तो जिस टाइम में आपने वो टॉपिक पढ़ा और
तो आप जब पढ़ रहे हो तो एक सेम चीज रखो, ऐसे नहीं एक दिन इलायची चबा ली, एक दिन वो चबा ली, ऐसे नहीं, एक चीज रखो। पढ़ते हुए इलायची चबा रहे हो, एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको इलायची जब आप चबा रहे होगे तो आपकी चीजें रिकॉल होती रहती हैं, थोड़ा सा मतलब एक लॉजिक रहता है उस चीज का, ठीक है। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे तो उसमें कोई आपका वो नहीं, लॉस होगा, लॉस नहीं। बस ऐसे थोड़ी सी नॉलेज वाली मुझे लगी आपको बताने की, अच्छी लगी तरफ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या आता है, एंथोलॉजी क्या है, एंथ्रोलॉजी सॉरी, एंथ्रोलॉजी क्या है? तो पुष्पों का अध्ययन होता है, वो उसे आप एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। इस लॉजी वाली मैंने क्लास ली हुई थी, वहां पर आप इस क्लास को देख सकते हो। भाई सारी मैंने यहाँ पे बताई होती है भी किस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है, किस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है, किस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है। इसकी मैंने एक स्पेशल क्लास अपनी पढ़ी है, वो आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। और यहां से एग्जाम मेरे क्वेश्चन डालता ही डालता है। अगली बात, पुष्प, पूर्ण पुष्प, पूर्ण का मतलब पूरा और पुष्प का मतलब फूल, यानी कि कोई कौन सा फूल होगा जिसे हमने पूरा फूल या पूर्ण पुष्प बोल देंगे? तो वे पुष्प जिनमें सभी चक्र, क्या चीजें, सभी चक्र पाए जाते हैं, सभी चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था ना, बाह्य दल एक चक्र के रूप में होता है, दल भी एक चक्र के रूप में होता है, पुमंग भी एक चक्र के रूप में होता है और जयंग भी एक चक्र के रूप में होता है। अगर उसमें सभी ये चक्र पाए जा रहे हैं तो वो आपका कौन सा होता है? वो आपका पूर्ण पुष्प होता है। तो बाह्य दल पाया जाता है पहले चक्र में, पुष्प दल दूसरे में, पुमंग तीसरे में और जयंग चौथे में। सबसे बाहर आपका बाह्य दल होता है और सबसे अंदर आपका जयांग होता है। ये बात मैंने अपने आपको पिछली क्लास में आपको करवा दी थी, ठीक है। अपूर्ण पुष्प यानी कि ऐसे पुष्प, कौन से पुष्प को अपने अपूर्ण बोलेंगे? तो वे पुष्प जिनमें एक चक्र या इससे अधिक चक्र न पाया जाए, यानी कि कोई भी एक चक्र न पाया जाए। अगर मान लीजिए किसी में बाह्य दल नहीं है और ये तीन है, तो वो पुष्प कौन सा होगा? आपका अपूर्ण होगा। अगर किसी में दल और बाह्य दल नहीं है तो वो भी अपूर्ण, अगर पुमंग नहीं है तो भी अपूर्ण और जयंग नहीं है। यानी कि कोई भी एक, इन चारों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट है तो भी वो अपूर्ण, और अगर एक से ज्यादा भी एब्सेंट है, एक से ज्यादा भी एब्सेंट है तो भी आपका अपूर्ण पुष्प, ठीक है। पुष्प के सहायक अंग पिछले क्लास में बात कर ली थी, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक अंग आपको बताई है पुमंग और जायंग। मुझे नहीं लगता इस क्लास में आप किसी को कोई दिक्कत आई होगी। अगर पिछली क्लास सभी बच्चों ने ध्यान से देखी है तो उसको ये क्लास फटाफट देख लोगे तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस क्लास को करते हैं यही समाप्त। अगला टॉपिक रहेगा अपना, क्या रहेगा? इसी का ही है, इसी चैप्टर का, चैप्टर भी खत्म नहीं है, परागण। क्या? परागण, कि परागण क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में। और 2 क्लासें और बनेंगी इस टॉपिक के, उसके बाद में ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा और अगला अपना टॉपिक रहेगा वैद्युत रसायन वाला, ऐसा कुछ टॉपिक है, वो अपना टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज्यादा बातें न करते हुए इस क्लास को करते हैं, विराम देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।